हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज वाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में समझने वाले हैं, जिसके लिए जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की ये जो जजमेंट है वो संबंधित है आईपीसी के सेक्शन 302 से। आप सभी इस सेक्शन से अवगत है। 302 किस व्यक्ति पर लगती है? जब वो किसी दूसरे का मर्डर कर देता है, जब वो किसी दूसरे की हत्या कर देता है। तो इस जजमेंट में हम सेक्शन 302 से रिलेटेड जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है। अगर आप भी 302 पर लेटेस्ट जजमेंट समझना चाहते हैं तो ये जजमेंट आपके लिए हो सकती है। क्या पता इसमें वही फैक्ट हो जो आप केस के फैक्ट हैं, तो आप इसका रेफरेंस लगा सकते हैं। या आप वो स्टूडेंट हैं जो अभी एलएलबी कर रहे हैं, या फिर जूनियर एडवोकेट हैं, अभी आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की है और आपको जजमेंट को पढ़ना है, समझना है, जजमेंट को पढ़ने में आपको परेशानी आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। जिसमें कि मैं जजमेंट का निचोड़ आपके लिए लेकर आता हूँ, जिसमें जजमेंट के क्या फैक्ट हैं, किस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया, कोर्ट की क्या फाइंडिंग थी, जज ने किसके फेवर में डिसीजन दिया। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को आज हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हायरार्की दी गई है, क्योंकि आज का जो मैटर है ये 302 से रिलेटेड है। तो इसका ट्रायल कहाँ पर होगा? इसका ट्रायल सेशन कोर्ट में होगा। तो सेशन कोर्ट में ट्रायल चला इस केस का एडिशनल सेशन कोर्ट कड़कड़डूमा के अंदर। अब यहाँ पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने जो एक्यूज था, जब ट्रायल कोर्ट ने इस केस में जब उसने अपील फाइल की, तो अप्लीकेंट जो है वो ट्रायल कोर्ट में जब उसका केस चल रहा था तो वहाँ पर वो एक्यूज था, क्योंकि उसके ऑर्डर पर उसने अपील यहाँ पर फाइल की है। तो उस एक्यूज पर 302 का अपराध लगाया गया, एलिगेशन लगाए गए, जिसमें उसे आजीवन कारावास की सज़ा जो है ट्रायल कोर्ट ने सुनाई। साथ ही उस पर 5,000 रुपये का फ़ाइन लगाया गया। अगर वो उस फाइन को भी नहीं चुकाएगा तो उसे फिर से 6 महीने की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट उसे दी जाएगी, या उसे बिताना होगा अगर वो 5,000 रुपये भी पे नहीं करता है। अब ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर से पीड़ित होकर उसने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल की, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी अपील को डिसमिस कर दिया। फिर उसने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इस केस में, इस जजमेंट में अप्लीकेंट कौन है? जो ट्रायल कोर्ट में पीड़ित था, जो हाई कोर्ट में पीड़ित था, फिर उसने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब वो अप्लीकेंट है, और अप्लीकेंट कौन है? हस्बैंड है। डिस्प्यूट किसके और किसके बीच में हुआ था? हस्बैंड और वाइफ के बीच में। जो डिसीज्ड है वो कौन है? जो डिसीज्ड है वो कौन है? वो है वाइफ, और जो अप्लीकेंट है वो कौन है? हस्बैंड। यहाँ पर एलिगेशन यह लगाए गए कि वाइफ को हस्बैंड ने मारा है चाकू घोंपकर, उसे चाकू से जान से मार दिया। उसके बाद 302 के जो धारा है उसके ऊपर लग गई। 302 के एलिगेशन जो है किसके ऊपर? हस्बैंड के ऊपर लग गए। तो ये जो हायरार्की है, इस तरीके से मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया। अब हम बात कर लेते हैं इस केस के फैक्ट के बारे में, और उसे समझने से पहले हम एक इंडेक्स समझ लेते हैं। जब आप इस जजमेंट को डाउनलोड करेंगे तो आपको एक इंडेक्स दिखेगा, जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ABCD। ए पार्ट क्या कहता है? जो कहता है प्रोसिक्यूशन के केस के बारे में बताया गया है कि किस किस तरीके से जजमेंट को लिखा गया है। बी पॉइंट क्या कहता है कि अप्लीकेंट की तरफ से, यानी कि जो पीड़ित है जिसने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, उसकी तरफ से काउंसिल ने क्या सबमिशन दिए उसके फेवर में। सी पॉइंट कहता है स्टेट की तरफ से क्या सबमिशन आए, और डी पॉइंट कहता है कि कोर्ट ने क्या एनालाइज किया। अब हम इस केस के फैक्ट के बारे में समझ लेते हैं कि कब क्या इंसिडेंट हुआ, कब इनकी शादी हुई, और कब ये इंसिडेंट जो है हुआ, और जिसके कारण यहाँ पर एक्यूज को दोषी ठहराया गया।
तो 1982 में हस्बैंड और वाइफ इन दोनों की शादी हुई, यानी अप्लीकेंट और डिसीज की शादी हुई। यह दोनों मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे, मुस्लिम रिलीजियस से बिलोंग करते थे, तो इसलिए मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार इनकी शादी हो गई। उसके बाद 1982 में इनकी शादी हुई। 1995 में इनकी एक बेटी का जन्म हुआ, जो कि इंसिडेंट होने के समय पर 5 साल की थी, जो कि इस केस के अंदर सोल आई विटनेस थी, यानी कि वही एक विटनेस थी जिसने देखा था कि क्या इंसिडेंट हुआ है, किसने किसको मारा है। ये उसकी एक इंडिपेंडेंट गवाह हम कह सकते हैं, आई विटनेस हम उसे कह सकते हैं, जिसने देखा था एक्चुअली में क्या हुआ है, किसने किसको मारा है। तो यहाँ पर आगे जो फैक्ट लिखे हुए हैं वो यही है कि पुलिस के पास वायरलेस ऑपरेटर के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन आती है, जो कि लेडी कांस्टेबल उस समय वहाँ पर उपलब्ध थी, और उसके पास इन्फॉर्मेशन आती है कि एक महिला को चाकू घोंपकर मार दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर पुलिस ऑफिशियल वहाँ पर जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, और ये ड्यूटी ऑफिसर को बताती है, जो वुमेन कांस्टेबल जिसके पास इंफॉर्मेशन आती है। ड्यूटी कांस्टेबल उसे रिटर्न में लिखकर उसकी कॉपी को एसआई को फॉरवर्ड करते हैं। एसआई और एसएचओ वहाँ पर इंसिडेंट पर वहाँ पर पहुँचते हैं, और वो जाकर देखते हैं कि एक महिला जिसकी शरीर पर घाव हैं, चाकुओं के घाव हैं, और वो ज़मीन पर पड़ी हुई है, लहूलुहान, यानी कि खून ही खून वहाँ पर है। अब ये सारा इंसिडेंट होने के बाद इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो था कन्फ्लिक्ट था, उनके बीच में तनाव था किसी बात को लेकर, और इसलिए वाइफ जो है बिना हस्बैंड को बताए एक दिन जो है चली गई, और रात में जो है लेट आई, जिस कारण से हस्बैंड जो था उससे खफा था या उससे परेशान था। उसके बाद उन दोनों के बीच में बहस हुई, और बहस होने के बाद जो बच्ची सो रही थी, रात का समय था, तो बच्ची उठ गई और उन्होंने देखा कि यहाँ पर फादर यानी कि हस्बैंड ने वाइफ को चाकुओं से मार दिया है। तो पहले जो आई विटनेस थी उसकी गवाही भी यही थी, लेकिन उसकी गवाही को बाद में बदला गया। उन्होंने जब उसकी गवाही वहाँ पर हुई कोर्ट के समक्ष, तो उसकी गवाही भी बदल गई। जब आप ये इंडेक्स के अनुसार इसको समझेंगे हर एक पॉइंट को, तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हमने फैक्ट तो समझ लिए कि इस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ और इस तरीके से ऑफेंस घटित हुआ। आई विटनेस कौन थी? उनकी डॉटर थी, 5 साल की। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि उनके बीच में तनाव था, और जिस कारण से ये इंसिडेंट हुआ है। तो यहाँ पर 302 का अपराध यहाँ पर एक्यूज के अगेंस्ट में लगाया गया, और उस पर ट्रायल चलाया गया कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर, और ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, जिसमें कि अप्लीकेंट जो कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक्यूज था उसको दोषी ठहरा दिया गया, और उसे आजीवन कारावास की सज़ा जो है सुना दी गई। साथ ही उस पर 5,000 का फाइन लगाया गया। अगर वो उस 5,000 के फाइन को भी नहीं देता है तो उसे 6 महीने की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट भी आगे बितानी पड़ेगी। तो ये सारा इंसिडेंट हुआ। अब यहाँ पर अगले पॉइंट आते हैं कि अप्लीकेंट की तरफ से जो काउंसिल हैं उनके क्या सबमिशन थे, क्योंकि अप्लीकेंट यहाँ पर एक्यूज था, वो पीड़ित था हाई कोर्ट के फैसले से, ट्रायल कोर्ट के फैसले से, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर अपील फाइल की। तो काउंसिल का क्या कहना था कि ये जो केस है पूरा का पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिका हुआ है, यहाँ पर कोई ठोस सबूत नहीं है। आई विटनेस तो है, लेकिन उसकी आई विटनेस की गवाही हॉस्टाइल हो चुकी है, और ये जो इंसिडेंट है ये काल्पनिक रूप से एक स्टोरी बनाई गई है और इस एप्लीकेंट को फंसाया जा रहा है। तो ये यहाँ पर कहा गया। अब ये एप्लीकेंट की तरफ से ये कहा गया जितने जो विटनेस है उन्होंने हॉस्टाइल हो चुके हैं, और वो इस इंसिडेंट में किसी भी तरीके से जो है प्रोसिक्यूशन के फेवर में नहीं है। तो इसलिए हमारा जो मुवक्किल है उसे झूठा फंसाया जा रहा है।
लेकिन अब बात करें स्टेट की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट रहे, क्या सबमिशन रहे। उन्होंने यह कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला सही है, इसको सही तरीके से ट्रायल कोर्ट के दौरान जो है सारे फैक्ट उजागर किए गए, जिससे कि ट्रायल कोर्ट को पता चला इसने ये अपराध किया है और इसे दोषी सही तरीके से ठहराया गया है ट्रायल कोर्ट के द्वारा, और उन्होंने सही फैसला दिया है, कोई भी गलती यहाँ पर नहीं की है ट्रायल कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने भी इसी बात को लेकर सहमत रही है। साथ ही यहाँ पर कुछ पॉइंट ये भी कहे गए कि एक कमरे के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है, जिसमें जब इंसिडेंट हुआ तो अप्लीकेंट वहीं पर प्रेजेंट था और उसी ने इस इंसिडेंट को जो है अंजाम दिया है, क्योंकि उनके बीच में तनाव था किसी बात को लेकर और उनके बीच में झगड़ा हुआ और उसने उसको मार दिया, हस्बैंड ने वाइफ को जो है मार दिया। अब यहाँ पर 313 सीआरपीसी के अंदर जो है एविडेंस लिए जाते हैं। कोई भी एक्यूज जब अपने फेवर में या केस को समझाता है या अपने फेवर के कुछ पॉइंट जो है कोर्ट को बताता है कि एक्चुअली में मेरे हिसाब से तो सही ये है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या कहा कि मैं, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर हम रात को सो रहे थे, तो उसी दौरान कुछ दो चोर आते हैं और वो हमारे घर में घुसते हैं और मेरी वाइफ को इंजरी पहुंचाते हैं। मैं उसे सेव करने की कोशिश करता हूं, बचाने की कोशिश करता हूं, वो मेरे पर भी हमला कर देते हैं और मुझे भी उससे इंजरी हो जाती है और मेरे को नहीं पता वो लोग कौन थे, क्यों उन्होंने मेरी वाइफ को इंजरी पहुंचाई और उसे चाकू से उन्होंने वार किया। ये उतने डिफेंस में यहाँ पर एक्यूज जो कि अप्लीकेंट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब अपील फाइल की उसके दौरान, तो ये पॉइंट जो है वहाँ पर उजागर उसने किए हैं। तो डिफेंस में पॉइंट ये सारे रहे हैं। अब एनालाइज की बात करें तो एनालाइज के अंदर 5 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें कि सेक्शन 106 की बात की गई है, सेक्शन 27 की बात की गई है, हॉस्टाइल विटनेसेस की बात की गई है, सेक्शन 300 के एक्सेप्शन नंबर 4 की बात की गई है। अब इसको समझते हैं एक करके। सबसे पहले समझे सेक्शन नंबर 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। ये हमें क्या कहता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी तथ्य के बारे में जानकारी देता है तो उसी को उस तथ्य को साबित करना होगा, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा। 106 क्या कहता है? 106 यही कहता है कि आप किसी फैक्ट को उजागर कर रहे हो तो आपको ही प्रूफ करना है, क्योंकि यहाँ पर डिफेंस में एक्यूज ने क्या कहा कि 2 थेफ्ट आए, 2 चोर आए और उन्होंने इस इंसिडेंट को अंजाम दिया है। मैं यहाँ पर अपराधी नहीं हूँ, उन्होंने यहाँ पर डेथ कोज की है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों यहाँ पर डेथ कोज की है। अब यहाँ पर एक्यूज को ये बात साबित करनी होगी, इसलिए ये सेक्शन यहाँ पर रिलीवेंट है। बात करें सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो वो क्या कहता है? इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 27 ये कहता है कि जब कोई भी फैक्ट किसी स्टेटमेंट से डिस्कवर होता है तो वहाँ पर वो रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 27 में। सपोज दैट जब हम सुनते हैं केसेस में डिस्कवरी का क्या मतलब होता है कि एक्यूज के द्वारा कही गई स्टेटमेंट से कुछ चीज़ डिस्कवर हो जाना। क्या डिस्कवर हो जाना? वो वेपन डिस्कवर हो जाना जिससे अपराध हुआ है। चोरी की बाइक जो है बरामद हो जाना, किसी चाकू का बरामद हो जाना। जो इस केस की बात करें तो चाकू जो है बरामद हुआ था एक्यूज के कहने पर, अप्लीकेंट के कहने पर। उसने ये कहा कि इंसिडेंट करने के बाद मैंने उस चाकू को जो है गली में एक नाली के अंदर फेंक दिया था और जो वहाँ से रिकवर भी किया गया। तो 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके संबंध में जजमेंट्स दी गई हैं। उन जजमेंट्स को आपने पढ़ना है। उन जजमेंट्स में क्या बात की गई है, बहुत सी जजमेंट का रेफरेंस यहाँ पर किया गया है। और बात करें यहाँ पर हॉस्टाइल विटनेस की, तो यहाँ पर इस केस में सोल आई विटनेस कौन था? वो डॉटर थी 5 साल की, जिसने पहले गवाही दी थी कि उसके पिता ने उनकी मदर को मारा है।
चाकू से, लेकिन बाद में उसने उस चीज़ को, जब ट्रायल चला तो उसके दौरान वो स्टेटमेंट चेंज हो गई, इसलिए उन्हें हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया गया। फिर उन्होंने भी यही कहा कि कुछ चोर आए जिन्होंने जो है मेरे पेरेंट्स को जो है मारा और चाकू से मारा, और फिर उसके बाद वो मार के वहाँ से चले गए। तो ये स्टेटमेंट थी जिसके कारण हॉस्टाइल वो वहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई थी। क्योंकि यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को इस बात पर ध्यान दे रहा है, अगर कोई हॉस्टाइल होता है तो वहाँ पर एक्चुअल फैक्ट क्या है उसको उजागर करने की ज़रूरत है। साथ ही कोर्ट की भी ये ड्यूटी है कि एक्चुअली फैक्ट क्या है उसको वो बाहर निकालें। किसी भी तरीके से वो क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, वो किसी भी समय पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे चीफ हो, चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन हो, चाहे री एग्जामिनेशन हो, क्योंकि हमने उन तथ्य को बाहर निकालना है जो ट्रू है, जो सही है। और लास्ट में यहाँ पर बात की गई है सेक्शन नंबर 300 ऑफ आईपीसी की एक्सेप्शन नंबर 4, जो क्या कहती है कि सडन फाइट का होना। अगर सडन फाइट हुई है तो वो मर्डर ना कहला के कल्पेबल होमोसाइड हो जाएगा, वो मर्डर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, जो एक एक्सेप्शन है कि पहले से प्री प्लान नहीं था, ये मर्डर एकदम से हो गया, सडन फाइट के कारण हो गया, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं ली गई, किसी एक्ट का यहाँ पर लाभ नहीं लिया गया, एकदम से फाइट हुई और उसके बाद यह एक्ट हो गया और जिसके कारण डेथ हो गई, तो ये मर्डर नहीं होगा, ये एक्सेप्शन में आ जाएगा, एक्सेप्शन नंबर 4 ऑफ सेक्शन नंबर 300 ऑफ आईपीसी के अंदर। तो ये पॉइंट भी एक्यूज यानी कि अप्लीकेंट के काउंसिल की तरफ से कही गई कि एक्सेप्शन में आता है, ये मर्डर नहीं है। अब लास्ट में जब जजमेंट दिया गया, जब आप इनकी लास्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह बताया गया है कि ये इंसिडेंट इतना पुराना है और उस समय पर कुछ समय के लिए एक्यूज को बेल भी मिली, फिर हाई कोर्ट ने फिर उसे डिसमिस कर दिया, फिर से उसको जो है क्या किया गया, जेल में डाला गया और एक्यूज ने अपनी हाफ लाइफ ऑफ द हाफ टाइम जो है जेल में वो बिता चुके हैं और अब हम इसे लिबर्टी देते हैं। तो इस बात को कहते हुए कोर्ट ने अपना डिसीज़न दिया, तो अप्लीकेंट के यहाँ पर फेवर में यहाँ पर डिसीज़न आ गया। तो ये थे केस के फैक्ट, केस में किस सेक्शन का इस्तेमाल हुआ। तो अगर आपको कुछ चीज़ें जजमेंट को पढ़ने से पहले आपके माइंड में होंगे कि अच्छा ये स्टोरी है, ये सेक्शन इस्तेमाल हुई है, तो आपको जजमेंट पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और उस आप जजमेंट को जल्दी से जल्दी आप समझ जाएंगे। इसी तरीके से और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपको एक नई जजमेंट के साथ।